या नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर प्रवीण राजभर जी, जो सीईओ हैं स्किलिंग यू। और वो एक बहुत ही यू कैन से एक अच्छे विजन और मिशन के साथ अ, आगे बढ़ रहे हैं। उनका एक ही विजन है कि आज हमारे देश का जो युवा है वो बहुत ही आगे जाए। और मैं उनके बारे में जितना कम बताऊं उतना कम है, क्योंकि वो एक बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी है। उन्होंने उनका एक स्टार्टअप नहीं बल्कि 2 स्टार्टअप है। उनके बारे में मैं ज्यादा खुद नहीं बोलते हुए मैं उन्हीं को इंट्रोड्यूस करता हूं। वेलकम मिस्टर प्रवीण राजभर जी। बड़ी बहुत बहुत कामयाबी शुक्रिया शो पर सर। आपका नमस्कार स्वागत। सभी को और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, लोगों के बीच में पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं एंड हमारे जैसे लोगों को मौका दे रहे हैं आप अपनी कहानी शेयर करने के लिए। अगर कहीं से भी कुछ पॉजिटिविटी निकल के आ पा रही है और किसी की जिंदगी में थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी आ पा रही है तो ये हमारा सौभाग्य होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो जी मच। सर, बड़ी कामयाबी शो का एक ही विजन है कि हमें उनको इंस्पायर करना है, एम्पावर करना है, मोटिवेट करना है। उनकी क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और उनके साथ में उनके लाइफस्टाइल को कैसे हम इम्प्रूव करें, यही हमारे शो का एक मोटो है। और बड़ी कामयाबी शो में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए सर। आपकी स्कूलिंग और आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में सर। फर्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर। बैकग्राउंड, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। गाजीपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से आता हूँ मैं। गाजीपुर बेसिकली जो मऊ और आजमगढ़ बनारस के साथ आता है, ये दिल्ली के पास भी गाजीपुर है। तो मैं वहां के गाजीपुर से रहने वाला हूँ और मेरी सारी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज मेरे गांव में आसपास ही हुआ है और उन्हीं के स्कूल्स और कॉलेजेस में हुआ है। तो मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है और ग्रेजुएशन मैंने पास के कॉलेज से किया था। और शुरुआती स्थितियां ये थी कि शायद पढ़ने का बहुत मन था और लेकिन शायद फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो आई वांटेड टू बिकम रेडियो जॉकी। मुझे लॉयर बनने का शौक था, मैं वकील बनना चाह रहा था, लेकिन घर की जो माली स्थिति थी इतनी अच्छी नहीं थी। एंड डिस्पाइट जिस तरह से अगर मैं यूपी की बात करूं या फिर नॉर्थ इंडिया की बात करूं, तो मैक्सिमम पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को सरकारी जॉब में कोई ना कोई पद मिल जाए, चाहे वो किसी भी तरह की मिले या चपरासी जी क्यों ना बने, लेकिन सरकारी बने। और मेरे जी पेरेंट्स कुछ अलग नहीं थे, मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं सरकारी जॉब में जाऊं। बट शायद ओके। शुरुआत से सरकारी जॉब का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन दो उसके बाद भी एक कोशिश मेरे पिताजी ने करवाई थी बीएड का फॉर्म भरवा के, बट कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ा। सो ग्रेजुएशन के बाद जब आगे की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी तो मैंने फिर वहां से दिल्ली आना उचित समझा। इनफैक्ट दिल्ली आने में भी एक इंसिडेंट ये है कि मेरे फूफा जी जो दिल्ली में रहते थे वो गांव आए घूमने के लिए, और जैसे जी गांव के बच्चों से अगर आप मिलेंगे ना तो शहर जाने का बड़ा शौक रहता है उनको। जी जी हर बच्चा चाहता है कि शहर में जाके देखे। और मैं वहां पे पला बड़ा हूँ जहां पर अगर आसमान में हवाई जहाज की आवाज आती तो सारी गर्दन ऊपर उठ जाती थी। जी और जी मुझे याद है कि मेरे फूफा जी के बारे में बताया था वहां पर एक जो मेरे गांव से कोई गया हुआ था कि मेरे फूफा जी का घर जहां पर है, एयरपोर्ट बगल में ही है। तो ओके। हवाई जहाज जब उड़ता है ना तो बिल्कुल छत से देखो तो बिल्कुल बड़ा करीब से दिखता है, तो वो जी एक्साइटमेंट देखिए, बिल्कुल। मतलब जहाज इतने करीब से देखने का मौका मिलेगा। तो खैर मैंने घर पे जिद करी थी और मैं फूफा जी के साथ दिल्ली आ गया। और दिल्ली आने के बाद पहले शुरुआत में घूमने ही आया था, मुझे याद है करीब 1700-1800 रुपए लेके मैं दिल्ली आ गया था और घूमने के लिए आया था। और फिर उसके बाद फिर यहाँ से जर्नी शुरू हुई धीरे धीरे। यहाँ जी पर जैसे बाकी नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं तो इंग्लिश जी सीखना शुरू करते हैं, मैंने भी इंग्लिश सीखना शुरू करी, फिर जॉब। जी सो कुल मिला के रूरल एरिया से पढ़ के निकला हूँ मैं। मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे, हाई स्कूल थर्ड डिवीजन पास, 12वीं साथ 50% भी नहीं है, ग्रेजुएशन में जी 50% नहीं था। तो जैसे बाकी एक हम्बल परिवार से बच्चे निकल के जी। आते हैं वो सेम सेम कहानी है सर। बट जो भी तो है अच्छा लगता है। आई थिंक हमारा बैकग्राउंड सेम है। आई ऑल्सो बिलोंग टू वेरी हम्बल बैकग्राउंड। फादर इज फार्मर और आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील योर फीलिंग ऑल्सो। जिस टोन में आप बात कर रहे हैं वो मैं समझ पा रहा हूँ जी। उसके बाद जब आप वहां से आए तो आपने दिल्ली में आपने स्टार्ट किया। वहां पे आपका फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए
जहां तक गांव से आए हुए लोगों के साथ समस्या पहले जॉब में बहुत आती है और मेरे साथ भी रहा। और मेरे साथ ये था कि चूंकि इंग्लिश इंप्रूव करनी थी मुझे, जो बहुत जल्दी रियलाइज हो गया था कि क्योंकि यूपी बिहार से अगर आप आते हैं ना तो र ड़ स श आपका ठीक नहीं होता, बोलने में आपकी टोन आती है और लोग अक्सर पूछते हैं कि कहाँ के रहने वाले हो, बिहार के हो? मुझे मेरे साथ ऐसा होता था, मैं बोलता था कि नहीं मैं यूपी का हूँ। तो बात तो बराबर ही है। और ये जी चीज मेरे साथ बहुत होती थी और जब भी हुई तो मुझे लगा कि नहीं यार मुझे अपने टोन पे काम करना है, मुझे अपने स्किल्स पे काम करना है। इंग्लिश पे काम स्पीकिंग के कर। लिए मैंने एक एकेडमी ज्वाइन करी थी और उसमें करीब 1.5-2 महीने गया था बिकॉज वो फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो कुल मिला के मामला आगे नहीं बढ़ा। पहली ओके। जॉब मुझे मिली थी, मेरे एक मित्र हैं और उन्हीं के संपर्क से मिली थी, राम नरेश चौहान याद नाम है उनका, वो मेरे गांव से निकल के आए थे, सीनियर थे वो स्कूल कॉलेज ओके। डेज में। तो उन्होंने मुझे हेल्प करी थी और मार्केटपुर नाम की कंपनी थी लाजपत नगर में, उसमें मुझे सर्वे का काम मिला था और उसको ओके। मैंने ज्वाइन किया था। और मुझे क्या करना होता था कि एटीएम के बाहर खड़े होकर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के एटीएम के बाहर खड़े होकर मैं सर्वे करता था। तो जो लोग बैंक जी से बाहर निकलते थे मैं उनसे पूछता था कि आपको बैंक की सर्विसेज कैसी लगी हैं, और मुझे अपनी जी वो सर्वे फॉर्म पे भर के उनको फाइनल रिपोर्ट देनी होती कंपनी की। और बैंक जानना ये चाहता था कि हमारे ग्राहक कितने संतुष्ट है, तो उसने एक थर्ड पार्टी यानी मार्केट ग्रुप को हायर किया था। तो मेरी वो जॉब थी, हालांकि बहुत चैलेंजिंग था शुरुआत में, रीजन बीइंग कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की क्वालिटी अगर आप देखेंगे उसके क्लाइंट्स की तो काफी प्रीमियम बैंक माना जाता है। उस टाइम पे 10,000 से खाता खुलता था वहां पे जी और जी 25,000 से करंट अकाउंट खुलता था और मुझे अक्सर साउथ एक्स या फिर 18 ब्रांचेस होती थी। तो कई बार जब मैं बहुत प्रीमियम एरियाज में जाता था, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, साउथ एक्स में चले जाइए, तो बड़े हाई फाई कस्टमर मिलते थे जी और वो टाई पहन के निकल रहे हैं और अच्छी अच्छी शर्ट पहन के निकल रहे हैं, तो घबराहट होती थी कि मैं इनसे बात करूं नहीं करूं, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। जी तो इनिशियल डेज थे और मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद आपकी पहली जॉब आपकी उस नींव की तरह होती है जो आपको जी मजबूती देती है अगर आप कुछ बड़ा बड़ा खड़ा करना चाहते हैं, जी बड़ी जी इमारत बनाना चाहते हैं। और मेरी वो जो पहली जॉब थी उसने मेरी लाइफ में यही काम किया है और जी जी मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं पहली जॉब में करीब 2-2.5 साल टिका, जो जनरली आजकल बच्चे कई बार यंगस्टर्स नहीं कर पाते, बहुत तेजी से मूव कर जाते हैं। जी जी जी। और जॉब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, दैट हेल्प मी अ लॉट। तो आप मैं यहाँ पे समराइज करना चाहता हूँ कि इन्फर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स एक तरह से एक बहुत मेन इशू रहता है जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, और जैसे ही वो मेट्रो सिटी में जाते हैं तो उनको आई थिंक ये अलाइनमेंट करने में काफी स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। दिक्कत होती है, जी हाँ, दिक्कत होती है। जी। ओके। तो उसके बाद आप आज एक बहुत ही सक्सेसफुल वेंचर आप स्किलिंग यू के नाम से चला रहे हैं। तो आप वहां से जॉब से आप ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में आपने कैसे सक्सेसफुली वहां पे शिफ्ट किया है, वो एक बार जर्नी बताएं प्लीज। देखिए ट्रेनिंग एक आना कुछ प्लान नहीं था, इंसिडेंट था। आई वाज वर्किंग विद बजाज अलियांज दोस डेज एंड ओके। मुझे जॉब शिफ्ट करनी थी, इंश्योरेंस का बड़ा हाई टाइम था और एक इंटरव्यू कॉल आई एमवे के लिए और एमवे में मेरी जॉब फिक्स हुई। और एमवे में मैं एक्चुअली एम्प्लॉय की तरह गया था, वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था मैं। और वहां पर मुझे क्या करना था कि एमवे के लोगों को इंश्योरेंस के ऊपर ट्रेनिंग देनी होती थी, मतलब उनको बताना होता था कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कैसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को नीचे सेल करना है, क्योंकि वो जो आगे सेल करते थे उसमें उनको कुछ उनके पीवी पॉइंट वैल्यूज मिलती थी जो एमएलएम में जनरली होता है। वो उसमें चूंकि बोलना होता था आपको सेमिनार्स में लोगों के बीच में, तो वहां से ट्रेनिंग का जो पैशन था, चूंकि बोलने का शौक पहले से ही था। दिल्ली में शुरुआती दिनों में जैसे ही मैं आया था, मैंने चूंकि मुझे लिखने का शौक है, पोएट्री लिखने का शौक है, तो मैंने बड़े सारे प्रोग्राम्स किए थे हिंदी साहित्य अकादमी के थ्रू। मैंने ऑल इंडिया रेडियो में अपनी कविताएं पढ़ी थी, मंचों पे बहुत पढ़ा हुआ था कॉलेज के दिनों में। तो बोलने का शौक था, मतलब माइक मिलते ओके। ही अपने अंदर का वो जो स्पीकर जाग जाता था। तो जी जब वो जी जॉब मिली ऐसे, तो मुझे लगा कि नहीं, आई कैन बी अ गुड ट्रेनर एज वेल। एंड वहां से मेरी ट्रेनिंग की जर्नी शुरू होती है। और बजाज अलियांस के बाद फिर मैं एसबीआई कार्ड में आया, एसबीआई कार्ड्स के बाद फिर होम ट्रेड में आया। तो ये सारी जॉब्स मैं ट्रेनर रहा, फिर एसबीआई मैं एक्सिस बैंक में आया, उसके बाद एयू बैंक में रहा मैं काफी टाइम तक बैंकिंग एंड फाइनेंस में। तो ट्रेनिंग ऐसे शुरू हुई एंड सिंस मुझे बहुत मजा आता था लोगों के बीच में इंटरेक्ट करना, अपनी लर्निंग शेयर करना, उनसे कुछ सीखना जी सिखाना। तो धीरे धीरे वो चीज आपकी हॉबी बन जाती है और आपको मजा आने लगता है। जी और जब आपको काम में अपने मजा आने लग जाए तो फिर चीजें कभी जी थकाऊ नहीं होती हैं, फिर आपको ग्रो करने में जी। कोई रोक नहीं सकता वहां पर। बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि मैं भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। 5th ग्रेड में मैं अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्पीच कंपटीशन में फर्स्ट आया। बट वहां से उसके बाद कॉलेज में आगे बढ़ते हैं, बट कभी ये रियलाइज नहीं किया कि दिस इज माय पैशन।
उसके बाद मैंने यहाँ पे दुबई में टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल ज्वाइन किया। तो मैंने फर्स्ट स्पीच डिलीवर किया एंड आई रिसीव्ड द बेस्ट स्पीकर अवार्ड। आई थॉट ये तुक्का तुक्का लग गया है। देन आई डिलीवर्ड माय सेकंड स्पीच, थर्ड स्पीच, फोर्थ, फिफ्थ, कंटिन्यूअसली आई रिसीव्ड द बेस्ट स्पीकर अवार्ड। और उसके बाद फिर मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की। आप जैसे जो सक्सेसफुल ट्रेनर्स हैं उनको उनका इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया। कई प्लेटफॉर्म्स पर जाके अपने आप को वहां पे प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग सेमिनार्स वहां पे देने स्टार्ट किए। और उसके बाद आई थिंक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और आप जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, मैं सबको अरे सलाम करना चाहता हूँ बड़ी कि बड़ी बड़ी आप लोग क्या मुझे हस्तियां बार बार अपॉर्चुनिटी बोलते दे हैं रहे हैं। आपने तो, और मैं मतलब या इस हाँ इस शो के माध्यम से मैं यही विजन है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको मैसेज देने चाहते हैं कि यू कैन डू एनीथिंग। अगर आप ये सोचते हैं कि हम एक रूरल बैकग्राउंड से हैं, हमारे पेरेंट्स के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं बोलता हूँ ये आप अपने आप को एक एक्सक्यूज दे रहे हैं। राइट अपने आप को एक तरह से अपने खुद के नंबर कम कर रहे हैं। आई थिंक राइट रिसोर्सेज की नहीं, रिसोर्सफुलनेस की कमी है, जहां तक मैं मानता हूँ। हाँ, ये जी बहुत बार होता है कि हम अपने आप की कमियां गिना के ना खुद को ही एक विक्टिम फील करा देते हैं, राइट। और वो विक्टिम कार्ड, कई बार कहते हैं ना, पॉलिटिक्स में सुना होगा आपने विक्टिम कार्ड खेलना। तो वो कई बार जी हम अपने साथ भी करते हैं कि हमने ये बोल दिया कि अपने नेगेटिविटी गिन ली कि मेरे पास ये 10 चीजें थी और इसकी वजह से मैं ये नहीं हो पाया। तो कहीं ना जी कहीं आपने अपने आप को लॉजिक दे दिया और अपनी हार को या फिर अपने पिछड़ेपन को आप जस्टिफाई कर देते हैं, राइट। जी जी और वो शायद काफी बड़ा रोल अदा कर देता है आपके पीछे होने में, आपको पीछे करने में। मेरे ख्याल से बचना चाहिए इस बात से। जी जी बिल्कुल सही कहा। प्रवीण जी, व्हाट्स योर विजन एंड मिशन इन लाइफ नाउ? आप किस मिशन के ऊपर निकले हुए हैं? क्योंकि आप बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉर्पोरेट्स तक आप पहुंच रहे हैं। आपका मिशन क्या है सर? विजन क्या लाइफ का? देखिए, बहुत सिंपल है सर, पॉजिटिविटी फैलानी है। और जॉब में बहुत अच्छा कर रहा था मैं, राइट, आई वाज डूइंग रियली गुड। जॉब छोड़ के बिजनेस में आना एक बड़ा ही प्लान डिसीजन था। बहुत अच्छी चल रही थी जिंदगी, चाहता तो मैं वहां पर भी बढ़िया से काम करके मस्त रह सकता था, कोई टेंशन नहीं थी। बट बिजनेस में आने का बहुत पर्पस था सिंपल, कि लाखों स्टूडेंट्स मैंने देखा है जो मेट्रो सिटी में हर महीने आते हैं गांव से, ओके जो नॉर्मल बीए, एमए, बीकॉम, बीएससी, बीटीसी करके आते हैं। और उनके पास एक चीज जो नहीं होती है वो होता है कॉन्फिडेंस। ओके क्लैरिटी नहीं होती उनको लाइफ में क्या करना है, क्लैरिटी नहीं होती उनको करियर में क्या करना है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उतना स्ट्रांग नहीं है अभी भी आपको कॉर्पोरेट रेडी बनाने के लिए। स्किलिंग यू के माध्यम से मैं इन सारे यूथ को हेल्प करना चाहता हूं, उनके ड्रीम को पाने में, रियलाइज करने में। वी आर हेल्पिंग स्टूडेंट विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स, कोर्सेज। जैसे अभी हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लॉन्च किया इस लॉकडाउन के अंतर्गत ही, जिसमें करीब 13,000 की करीब रजिस्ट्रेशन हुई। एंड ओके ये रूरल के लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश हम लोग सिखा रहे हैं उनको। जैसे मुझे लगा कि नहीं, मैं अगर इंग्लिश में इतना कमजोर हूं और मुझे इतनी समस्या, तो ये समस्या सबके साथ हो रही है, राइट। इट इज विद एवरीवन। सो द होल ओके idea is to help youth become employable, और help youth become सेल्फ एम्प्लॉयबल। यूं कहें कि अगर वो प्रधानमंत्री जी के, अगर आप भारत जी की जी बात जी करें जिसमें कि वो आधुनिक भारत की जब वो देखते हैं कि नहीं, आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, तो जी आत्मनिर्भर जी तो तब हो पाएगा जब आप स्किल्ड होंगे, राइट। जी बिना जी स्किल्ड आप नहीं कर सकते। और जो स्किल्ड होने का काम है वो स्किलिंग यू कर रहा है। और स्किलिंग में हमारी एक पंचलाइन है, मेकिंग इंडिया स्किलफुल। दैट इज व्हाट द विजन दैट वी हैव। ओके ओके। आई विल ऐड समथिंग और हियर। आपने कॉन्फिडेंस की बात कही, तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ आपके ऑडियंस को भी और हमारे जो ऑडियंस है कि कॉन्फिडेंस विल कम फ्रॉम इनसाइड, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। हमेशा कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा। और अंदर से कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप बेबी स्टेप्स लेंगे। आप देखें, जब आपने बड़े सपने देखेंगे, बड़े एक्शन लेंगे, बड़े डिसीजन लेंगे, तो आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। बट बड़ी राइट कामयाबी कैसे मिलेगी? बड़ी कामयाबी के लिए आपको पहले बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। खाली ख्वाब या सपने देखने से नहीं होगा। और जैसे ही आप स्टेप्स लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके पास फीडबैक होगी, आपके पास
जब फीडबैक होगी, आपका खुद का एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यस मैं ये 100 में से 10% अचीव किया, 20% अचीव किया। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी स्किल के अंदर इन्हांसमेंट होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ साथ में आप स्किलेबल भी होंगे, एम्प्लॉयबल भी होंगे, आपकी दुनिया रेस्पेक्ट भी करेगी, आपको अवार्ड भी मिलेगा, रिवार्ड भी मिलेगा, सब कुछ होगा। बिल्कुल सही सर। देखो मैं तो बहुत सिंपल भाषा में एक बात बोलता हूँ कि ख्याली पुलाव ख्यालों में अच्छे लगते हैं, पेट नहीं भरता उनसे। तो अगर दिमाग में कुछ आइडियाज आ रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट करिए, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर आप कहते हैं कि मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि सब सपनों की भ्रूण हत्या होती है ये, राइट? कि आप सपने देख रहे हैं और एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं तो यू आर जस्ट किलिंग देम, एंड वो अपने आप में भी एक पाप है। जी 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 सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अभी देखें, हाँ, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, ये हार्ड फैक्ट है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, हमारी लाइफ के ऊपर काफी कुछ इफेक्ट हुआ है। तो उससे कैसे हम ओवरकम आ सकते हैं, कि कैसे हम इस कोरोना वायरस का जो संकट है उससे कैसे बाहर आए? जी देखिए सर, वायरस के संकट से तो हम और आप खुद से बाहर नहीं आ सकते। हम उन उन बातों को फॉलो कर सकते हैं जो समझदार लोग हमें समझा रहे हैं, जो साइंटिस्ट समझा रहे हैं, जो जो मेडिसिन के लोग समझा रहे हैं, जो हर हर गवर्नमेंट की जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर भी, जिस देश में भी आप रहते हैं, वी हैव टू फॉलो दैट। ऑल वी कैन डू, वी हैव टू बी पॉजिटिव। एंड पॉजिटिव होने का सिंपल सा एक रीजन ये है कि नेगेटिव होके भी हम क्या करेंगे। नेगेटिव होने से अगर कोरोना जी ठीक जी हो जाता, नेगेटिव होने से अगर 2-4 वायरस और मर जाते, नेगेटिव जी होने से अगर कुछ चीजें इंप्रूव हो जाए, आइए फिर मिलके नेगेटिव होते हैं। आप भी आ जाइए, एक सामूहिक नेगेटिविटी प्लान बनाते हैं जी और ऐसी जी लाइव सेशन रखेंगे, 5 लोग मिलके नेगेटिव होंगे तो शायद ज्यादा अच्छा कुछ कर पाएंगे। सो जी हमें अपना खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, राइट? वी ओके आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्फ, यस एंड yes there are guidelines to follow, but yes, गाइडलाइंस अगर हम नहीं पालन करेंगे, जैसे अब मोटरसाइकिल चलाने के साथ साथ हेलमेट पहनने की गाइडलाइन तो गवर्नमेंट ने जारी कर दी है, जी बट अगर जी आप हेलमेट ना पहन के अपना सर फोड़ेंगे, गवर्नमेंट का क्या होने वाला है? जी जी बिल्कुल एब्सोल्युटली। So we have to make sure कि yes, it is a pandemic, it is really bad, lot of people are in trouble, lot of people are in pain, but ये जो चीज हाथ में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको हम एक्सेप्ट कर लें, और एक्सेप्ट करने से फायदा ये होगा कि एटलीस्ट हमें लड़ने की क्षमता हो जाएगी। डर तो हमारा कम नहीं होगा, बट यस, जी जो गाइडलाइंस आ रही हैं, जो सुझाव आ रहे हैं, उसको फॉलो करने से नो डाउट एटलीस्ट हम सेफर जोन में रहेंगे। जी जी आई थिंक आप बिल्कुल सही बोला। मैं इसको बोलना चाहूंगा कि थिंग्स विद इन आवर कंट्रोल, थिंग्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल। जो चीजें राइट। हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उनके ऊपर ज्यादा, और आई थिंक ये हमारे पास बेस्ट टाइम है। हम अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, बिल्कुल कम्युनिकेशन बिल्कुल स्किल्स के बिल्कुल ऊपर ध्यान बिल्कुल। दे सकते हैं, कि और जब हम इससे बाहर आए तो आई थिंक हमारा, हम एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ अगर होंगे तो आई थिंक ये बेस्ट होगा। बिल्कुल तो सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ सर, आपकी नजर में सोशल मीडिया का क्या फ्यूचर हो सकता है? बहुत बड़ा फ्यूचर है सर सोशल मीडिया का। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं आज जो भी हूँ सोशल मीडिया की वजह से हूँ। ओके मैं यूं कहता हूँ कि जीरो नेटवर्क से आया था मैं, और आज के पास नेटवर्क के नाम पे बहुत कुछ है। आप बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ा हूँ, ऑलमोस्ट हर फील्ड के लोगों से जुड़ा हूँ, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो फिल्मी इंडस्ट्री में लोग हों, चाहे वो किसी प्रशासनिक डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, और ये मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया से ही जुड़े हुए हैं। मैं यूं कहूंगा कि आज की डेट में किसी क्षेत्र में अगर कर्फ्यू लग जाता है तो लोग बाहर जाना बंद कर देते हैं, लेकिन अगर वहां का इंटरनेट चालू है तो लोग सोशल मीडिया में जरूर रहेंगे। आज कोरोना जी के दिनों में लोग घरों में कैद हैं, तो जी उसके बावजूद सोशल मीडिया में इंटरेक्शन कर रहे हैं। मैं और आप, हम लोग स्ट्रीम यार्ड के जी माध्यम से हम लोग बात कर रहे जी हैं। मैं तो यहाँ पे जी मैं यहाँ पे एग्जैक्टली, अभी दुबई से बात कर रहा हूँ और आप इंडिया में। तो बिल्कुल आई सही, थिंक बिल्कुल ये सही। तो सोशल यूं मीडिया कहें एक सर हमारा। कि जहां पर लोग होते हैं ना, जहां भी लोग होते हैं, वहां पर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है, वो उसको बाजार बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको यूं देशी भाषा में अगर बिजनेस के एंगल में समझाऊं तो मैं मानता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो मैंने अक्सर सुना हुआ है कि सड़कें खाली हो जाती हैं।
जी राइट। जी बिल्कुल। लोग जो छोटे दुकानदार होते हैं वो खाली हो जाते हैं, उनके पास काम नहीं होता है, बट लोग घरों में टीवी बैठ के देख रहे होते हैं, बट साथ में फेसबुक पे अपडेट कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे अपडेट कर रहे होते हैं, ट्विटर पे अपडेट कर रहे होते हैं, यानी कि लोग घर में तो हैं बट सोशल जी मीडिया में है। तो जी सर जी बाजार की परिभाषा है वो क्या है? बाजार वो है जहाँ पे दुकान हो और जहाँ पे लोग हो। तो दुकानदार भी है जी और खरीदने वाले भी, बाजार हो गया। अब आज के डेट में जो ग्राहक है वो फिर सोशल मीडिया में है, और आपकी दुकान अगर सोशल मीडिया पर लगी है तो आपकी दुकान चल रही है चाहे किसी भी कंडीशन में हो। तो जी बेसिकली ये बिल्कुल वक्त बिल्कुल। ऐसा है जहां पर हमें आई स्मार्ट यानी इंटरनेट स्मार्ट बनने की जरूरत है। आप अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड जी कर सकते हैं, अच्छे लोगों से जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम और आप बात कर रहे हैं, जाने कितने लोग हैं जी जिनको सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जानता हूँ। तो स्कोप बहुत है। हाँ, सवाल ये रखना है कि सोशल होते हुए मतलब सोशल मीडिया पे हम कहीं अनसोशल ना हो जाए कि बाकी दुनिया से हम कट जाएं, बिकॉज़ जी सोशल जी मीडिया की बिल्कुल। जी सच्चाई ये है कि अगर आप 1 मिनट के लिए इंटरनेट बंद कर दें अपने फ़ोन में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके फेसबुक पे 5,000 लोग हैं या 50,000 लोग हैं, आपकी इंटरनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। सो इट्स ऑल अबाउट कि वी नीड टू कनेक्ट मोर इन रियल डीपर। जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं, शायद हम 2 कदम और अपने रिश्ते में आगे बढ़ गए। तो आपको रिलेशनशिप को वो जी स्किल देना पड़ेगा, वो टच देना यस पड़ेगा जहाँ पर आप बिल्कुल आपसे। सोशल मीडिया पे जाके रियल सोशल हो पाए, केवल दिखावटी जी ना हो कि कल जी ब्लॉक करते बिल्कुल। हैं ब्लॉक हो जी जाए जी और काम खत्म। जी। बिल्कुल एब्सोल्युटली। सर मैं आपसे कुछ प्रवीण जी कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ हम्म। कि प्रवीण कुमार राजभर जी का मेंटर कौन है? आप, क्योंकि हर आदमी को मोटिवेशन चाहिए, हर आदमी को हैंड होल्डिंग गाइडेंस चाहिए, हर आदमी को कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो प्रवीण जी सर बहुत किन सारे पे लोग हैं, कंसल्ट। देखिए अगर मैं कुछ नाम लूंगा तो शायद बड़ा इंजस्टिस होगा, बट मैं अगर करियर की बात करूं तो हमारे पहली जॉब से हमारे मिस्टर अनिल कुमार झा जो मेरे पहले बॉस थे, और आज उनकी खुद की एक सफल कंपनी है, बहुत अच्छी जी मार्केट रिसर्च में बहुत बड़ी कंपनी चला रही है इंडिया में। अगर बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है जो मैन पावर के मामले में है, एऑन रिसर्च के नाम से। ही इज माय मेंटर। और मैं जब भी लीडरशिप की बात करता हूँ, कूल एंड काम होने की बात करता हूँ, तो मैं उनको जरूर याद करता हूँ, उनको नहीं भूलता मैं। स्कूल कॉलेज कॉलेज के दिनों में मेरे पहले जो कॉलेज के प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप श्रीवास्तव, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी शुरुआती दिनों में, और आज भी मेरे ख्याल से हर वीकली मेरी बात होती है उनसे। तो ये सारे लोग हैं, और भी बड़े सारे लोग, मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग हैं जो मेंटर का रोल अदा करते हैं, किताबें हैं, और इनफैक्ट आपकी अपनी पुरानी मिस्टेक्स हैं जो आपको सबसे बड़ा जी रोल अदा करती हैं, और आप चलते फिरते कहीं ना कहीं लोगों से सीखते रहते हैं। नो डाउट कोच की बहुत जरूरत होती है, हर किसी को मेंटर की बहुत जरूरत होती है, और मैं बहुत लकी हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे हेल्प करते हैं। एंड जी जी मैं एक लाइन मुझे बड़ी पसंद है जो अक्सर मैं बोलता रहता हूँ हमेशा कि आई लव टू इन्वेस्ट इन पीपल बिफोर मशीन्स। तो मुझे मुझे लोगों में जुड़ना, लोगों में रहना, लोगों से बात करना ज्यादा पसंद है। आई वुड जी कहते हैं ना कि मैं मशीनों में से इन्वेस्ट करने से पहले मैं शायद लोगों में इन्वेस्ट करूंगा। दैट इज व्हाट द जी जी रियल इंस्पिरेशन जो मुझे मिलती है लोगों के बीच में जी रह के। जी। मैं यहाँ पे कुछ एडअप करना चाहता हूँ प्रवीण जी कि जी। देखें, दो बड़ी बड़ी कंपनी है, उनका सेम प्रोडक्ट है, सेम डोमेन है, सेम ऑर्गेनाइजेशन है, कस्टमर भी ऑलमोस्ट सेम है, बट उनका प्रोडक्ट उनका जो प्रॉफिट है वो 2x है, दूसरी कंपनी का 10x है। अगर उनमें कुछ डिफरेंस है तो आई थिंक प्रोसेस क्वालिटी सेम हो सकती है, प्रोडक्ट क्वालिटी सेम हो सकती है, बट पीपल क्वालिटी आई थिंक डिसाइडिंग फैक्टर है। उनका राइट। वर्किंग कल्चर कैसा है, वहां पे उनको एम्पावरमेंट कैसे दी हुई है, उनकी लीडरशिप कैसी है, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है। और आपने बहुत बहुत ही अच्छे से बताया। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर जी। आप ये बताएं, 20 साल 20 साल एक प्रवीण राजभर जी हैं, वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं या कौन से ऐसी चीजें हैं जो उस टाइम पर करनी चाहिए थी ताकि वो एक बहुत ही एक नेक्स्ट मुकाम पर होते आज, जो आप स्पेशली यू कैन से यूथ जो आज 20 साल 18 साल 16 साल की उम्र में है, वो उन प्रैक्टिस को फॉलो करें और वो लाइफ में अपनी कामयाबी को हासिल करें। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर एक सिंपल सी चीज मुझे समझ में आती है कि धोखा ना दें अपने आप को। राइट। जी कुछ भी आपकी जहां पर इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह की भी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो आप जो चीज भी कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा सा ऑनेस्ट रहिए। वट एवर यू आर डूइंग। जी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो
पढ़ाई के नाम पे घर से बाहर निकल जाते हैं, पेरेंट्स के पैसे पे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट ऑनेस्ट नहीं, उनको भी पता है कि वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एफर्ट नहीं उस तरह से डाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से टाइम पास मत कीजिए, वरना टाइम आपको कब पास और फेल कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो टाइम पास के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि टाइम हमेशा फेल करता है ऐसे में। सो जस्ट बी ऑनेस्ट एंड दैट इज, और मैंने जो अपने लाइफ में किया उस टाइम पे, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत आई डोंट वांट टू बी हियर एन आइडियलिस्टिक कैरेक्टर, कि मैंने कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आइडियल की तरह पेश किया जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी किया उस टाइम पे, मुझे पोएट्री लिखने का शौक था कॉलेज में, और मैं इतना पैशनेट था कि पोएट्री लिखी, और मेरे कॉलेज में कवि गोष्ठी हुई थी, और उस कवि गोष्ठी में जब मैं रात में कविताएं सुन रहा था कवियों से, तो मुझे लगा कि यार ऐसी कविता तो मैं भी लिखता हूँ। और मैं दूसरे दिन बनारस आकाशवाणी पहुंच गया अपनी कविताएं लेके, कि मुझे भी आकाशवाणी मौका मिलना चाहिए कविता बोलने का, यहाँ से सुनने का। तो आप सोचिए, मैं गाजीपुर अपने गांव से, बिल्कुल रूरल गांव से, वहां पर जहां पर आजू मिट्टी के मकान है, वहां से पहली बार बनारस गया हुआ था, और मैं अपनी डायरी उठा के बनारस पहुंच गया। तो आप अपने सपनों के लिए इतने पागल होने चाहिए, इतने क्रेजी होने चाहिए, इतने जिद्दी होने चाहिए कि आप खुद भी ना रोक पाए आपको सक्सेसफुल होने से। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि मैं वहां नहीं हारूंगा जहां पे अधिकतर लोग हार जाते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरी जीत भी मेरी तरह जिद्दी है, थोड़ी ठहर के आएगी। तो बस ऑनेस्ट बने रहिए सर, बाकी सारे काम हो जाते हैं अपने आप। बिल्कुल सही सही कहा। और मैं भी यही बोलता हूं कि बड़ी कामयाबी के लिए आप सबसे पहले आपको बड़े सपने देखने पड़ेंगे, और बड़े सपनों के साथ साथ में बड़े एक्शन भी लेने पड़ेंगे, और आपको बड़ी कामयाबी एक दिन आपके पैर जरूर छुएगी। तो परवीन जी, आपने इतना अपना कीमती समय दिया, इतना वैल्यूएबल टाइम, तो मैं आपका हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं। और थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर यहाँ जाने के लिए, और बहुत शानदार काम कर रहे हैं आप। पॉजिटिविटी किसी भी फॉर्म में जा रही है तो जानी चाहिए, हवा शुद्ध रहे और पॉजिटिव रहे, इससे बड़ा कोई इससे कोई बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती हमें जीने के लिए। एंड दैट इज, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू बीइंग द पार्ट ऑफ बड़ी कामयाबी शो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।